न्यूक्लियर पावर बनने की दौड़ में आज दुनिया के कई देश शामिल हैं। आज दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए हैं ताकि इससे हम कुछ ऐसी खोजें कर पाए जिससे हम हमारी मानव जाति को और भी एडवांस बनाने में हमारी सहायता मिले। और स्पेस में कुछ माइनिंग के प्लान ताकि हम अपने सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही तरीके से कर पाएँ। और यूरेनियम से होने वाली रेडिएशन संबंधित प्रॉब्लम जो हम आज जानेंगे कि क्यों यूरेनियम को अर्थ की सबसे डेंजरस मेटल कहा जाता है और क्यों यही सबसे जरूरी है न्यूक्लियर पावर के लिए। तो ऐसा क्यों है कि आज के समय में न्यूक्लियर पावर को ही सबसे बड़ा भंडार माना जा रहा है एनर्जी का। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मेरे साथ अंत तक इस वीडियो पर बने रहिएगा। पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है और ये बनती कैसे है। अगर बात करें हमारे सौर मंडल की तो इसमें सबसे बड़ा जो अभी तक का न्यूक्लियर फ्यूजन हमने देखने को मिलता है वो हमारे सूर्य में ही होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े सूर्य को जलाने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी? ये इतनी सारी ऊर्जा होगी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर कैलकुलेशन की जाए तो हमारा सन पर सेकंड 4.26 मिलियन मीट्रिक टन ऊर्जा पैदा करता है। ये इतनी ऊर्जा है कि अगर हम इससे अपनी धरती पर बनाई जा रही ऊर्जा से कंपेयर करें, भले ही हम कई साधनों से ऊर्जा पैदा कर सकते हैं जैसे कि पानी, हवा, न्यूक्लियर फ्यूजन और सोलर एनर्जी जैसे और कई ऐसे साधन हैं जिनसे हम ऊर्जा बना सकते हैं। ये इतनी ऊर्जा हो सकती है कि ये लाखों गुना ज़्यादा हो सकती है हमारे द्वारा बनाई जा रही एनर्जी है। लेकिन सोचने की बात है कि ये ऊर्जा पैदा कैसे होती है सूर्य में। ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस की वजह से होता है जो कि सूर्य की कोर के अंदर होता है। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें ये फ्यूजन लगातार चलता ही रहता है। ये ऐसा इस कारण होता है क्योंकि हमारे सूर्य के अंदर ग्रेविटी प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होने के कारण हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल टूट कर हीलियम में बदल जाते हैं और इसी कारण सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। ये इतना तेज और कभी न खत्म होने वाला प्रोसेस होता है। तो फिर यूरेनियम के साथ कैसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कर पाएंगे? क्या ये कह सकते हैं कि क्या यही एक मेटल है जिससे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कर सकते हैं? सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। सबसे पहले यूरेनियम की खोज 1789 को मार्टिन क्लैपट्रॉथ जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे द्वारा की गई। उनके द्वारा इस मेटल का नाम यूरेनस प्लैनेट पर रखा गया। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा सवाल पैदा होता है कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं ताकि भविष्य में हम इसे मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल कर पाएं। अगर बात की जाए तो ये देखने में सिल्वरी वाइट कलर की मेटल होती है जो काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव होती है। अगर हम इंसान इससे संपर्क में आ जाते हैं तो इससे कैंसर जैसी बीमारियां लगने का डर रहता है। ये एक इलेक्ट्रिसिटी बनाने का भी बहुत ही बढ़िया साधन है। कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। दुनिया का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट जो कि 27 जून 1945 को सोवियत यूनियन द्वारा लगाया गया था। इसके बाद फुल स्केल पावर स्टेशन जो कि कैल्डर हॉल इंग्लैंड में 17 अक्टूबर 1956 को लगाया गया। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर प्लांट में पावर बनाने के लिए यूरेनियम की छड़ों को पानी में डुबोया जाता है ताकि वो वातावरण के संपर्क में आते ही ज़्यादा गर्म ना हो और रेडिएशन से बचने के लिए इसके ऊपर मेटल की एक परत चढ़ाई जाती है। इस प्रोसेस से हम लगातार ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ऊर्जा बनाना काफ़ी जोखिम भरा काम है क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा निगरानी में रखा जाता है ताकि कोई भी प्लांट में लीकेज ना हो। अगर ऐसी कोई घटना घट भी जाती है तो हमें पूरा का पूरा इलाका खाली करवाना पड़ेगा। तो दूसरा सवाल यह आता है कि क्या यूरेनियम से हम केवल बॉम्ब्स, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं या किसी और काम के लिए भी? तो हाँ, हम कह सकते हैं कि आज हम इससे कई तरह के एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के पानी पर चलने वाली जैसे पनडुब्बियाँ बना पाए हैं और बिना किसी फ्यूल के न्यूक्लियर ऊर्जा पर जो चलती हैं। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव होने के कारण इसे बहुत ही ज़्यादा कम अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन शायद हो सकता है कि भविष्य में हम न्यूक्लियर ऊर्जा से चलने वाले इंजन बना लें ताकि हम ऐसे स्पेसक्राफ्ट बना लें जो अभी के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा तेज़ हों।
ऐसा नासा द्वारा 2035 तक किया जा सकता है, जिससे कि 2035 तक मार्स पर हम कॉलोनी बनाने के लिए इंसानों को भेज सकें। लेकिन इसके लिए वो काफ़ी तेज़ी से चलने वाला स्पेसक्राफ्ट बनाना चाहते हैं जो कि न्यूक्लियर ऊर्जा से चलता हो, जिसमें फॉसिल फ्यूल की जगह न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल किया जा सके, ताकि मार्स या किसी और प्लैनेट पर 5 या 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल किया जा सके। जैसे कि अभी हमें मार्स पर पहुंचने में 6 महीनों का वक्त लगता है, तो इससे हम केवल 1 महीने में पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बार और, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे पास 1 किलो यूरेनियम हो तो हम इससे कितनी ऊर्जा पैदा कर सकते हैं? तो हाँ, अगर हमारे पास 1 kg यूरेनियम हो तो हम इससे 2,40,000 किलोवाट तक की ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर आप यूरेनियम को निगल लें? लेकिन मैं आपको बता दूं कि शायद आपको खाने में इसको कम प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप इसको इनहेल जहाँ सांस लेते हैं तो इसकी वजह से रेडिएशन हमारे शरीर में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। तो इससे हमें स्किन कैंसर, हार्ट अटैक और किडनी डैमेज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए यूरेनियम को दुनिया की सबसे डेंजरस मेटल कहा जाता है। लेकिन एवोल्यूशन के इस प्रोसेस में मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि क्यों वायरसेस, बीमारियाँ और ज़्यादा हाइब्रिड हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए शायद आपको हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।